हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम है अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, या अमेरिकी संविधान में संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं या संघीय व्यवस्था के तत्व। सबका एक ही मतलब है। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं भूमिका के रूप में। संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जिस प्रकार ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है, उसी प्रकार अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। 1787 में 13 उपनिवेशों के मेल से अमेरिका का संयुक्त राज्य यानी यूएसए स्थापित किया गया था। वर्तमान में अमेरिकी संघ में 50 राज्य इकाइयां हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था के लक्षण या तत्व या विशेषताएं। तो आपको पता है कि अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और जिस प्रकार से दुनिया के अंदर पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है यानी संसदीय शासन है, उसका जन्मदाता ब्रिटेन माना जाता है, उसी प्रकार से फेडरल जो गवर्नमेंट है, फेडरल जो सिस्टम है यानी संघीय शासन व्यवस्था है, उसका जन्मदाता जो है वो अमेरिका माना जाता है। तो अमेरिका के अंदर जब संविधान निर्मित किया जा रहा था 1787 के अंदर और 1789 में लागू हुआ था, उस वक्त अमेरिकी संघ में 13 उपनिवेश थे। ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य में वो थे, तो ब्रिटेन के अधीन वो उपनिवेश थे और वो 13 थे। 13 उपनिवेशों ने मिलकर के और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से अपना संघ बनाया था। उसी को आज संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वर्तमान में अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं। वहाँ पर राज्यों को इकाइयाँ कहा जाता है। याद रखना, अमेरिका में राज्यों को क्या कहा जाता है? इकाइयाँ कहा जाता है। अब है अमेरिकी व्यवस्था में संघीय तत्व या अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। एक ही मतलब है। पहली विशेषता है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। देखिए, अमेरिकी संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की व्यवस्था की गई है। संघ सरकार और राज्य सरकारें दोनों को ही संविधान से मान्यता प्रदान की गई है। दोनों ही सरकारें अपनी शक्तियां और अधिकार संविधान से ग्रहण करती हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर दोहरी सरकारें होती हैं। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार की सरकारें होती हैं। तो चूंकि अमेरिका के अंदर भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पर भी संविधान के द्वारा प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की व्यवस्था की गई है। दो प्रकार के सरकारों की व्यवस्था की गई है। एक है संघ सरकार, जिसको राष्ट्रीय सरकार भी बोलते हैं, केंद्र सरकार भी बोलते हैं। दूसरी है राज्य सरकार, जिसको राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार या इकाइयों की सरकार भी बोला जाता है। तो दोनों प्रकार की सरकारों को ही संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और दोनों ही अपनी शक्तियों और अधिकार संविधान से ग्रहण करते हैं और दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। दूसरी विशेषता देखिए, संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका का संविधान लिखित है तथा देश का सर्वोच्च कानून है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ में शामिल सभी राज्य सब इसके अधीन हैं और किसी के द्वारा भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ होती है, वहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो अमेरिका के अंदर भी चूंकि संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, इस वजह से वहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत का मतलब ये है कि वहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, वो देश का सबसे बड़ा कानून है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, सब संविधान के अधीन है। चाहे राष्ट्रपति है, चाहे वहाँ पर कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे संघ के अंदर शामिल जो राज्य हैं, वहाँ की सरकारें हैं, वो सब के सब संविधान के अधीन हैं और संविधान के अनुकूल रह करके ही उनको अपना शासन संचालन करना पड़ता है, अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है। वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो संविधान के विरुद्ध हो, क्योंकि ऐसा कार्य जो है संविधान के विरुद्ध जो कार्य है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो रद्द कर सकता है। अगली विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य ये है
कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। संवैधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और मान्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों और राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। तो जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर चूंकि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, उस वजह से न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया जाता है, क्योंकि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है, न्यायपालिका की होती है। और वो रक्षा किस प्रकार से करता है? वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करके संविधान की रक्षा करता है। किस प्रकार से? कि वो ये देखता है कि वहाँ पर जो कांग्रेस है यानी व्यवस्थापिका है, उसने जो कानून बनाया है वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। वहाँ के राष्ट्रपति ने जो ऑर्डर जारी किया है वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ठीक है, ये देखता है वो। और अगर उसको लगता है कि कांग्रेस द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश संविधान के अनुकूल नहीं है, विरुद्ध है, तो वो उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार से संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इस वजह से वहाँ पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है। अगली विशेषता है संघीय व्यवस्था की शक्तियों का विभाजन। देखिए, विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तरह अमेरिकी संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान में गणना व अवशेष का सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत संघ सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अवशेष शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई है। तो दोस्तों, जहाँ पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों और अधिकारों का, विषयों का विभाजन कर दिया जाता है। जैसे एक भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो भारत में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो उसी प्रकार से चूंकि अमेरिका के अंदर भी संघात्मक व्यवस्था है तो उस वजह से वहाँ पर संविधान के द्वारा केंद्र सरकार यानी संघ सरकार और राज्य यानी इकाइयों की सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। तो उसमें अमेरिका के अंदर शक्ति विभाजन के लिए अपने तरह का व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि वहाँ पर दूसरा सिद्धांत अपनाया गया जिसको बोलते हैं गणना व अवशेष का सिद्धांत। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणना व अवशेष का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका के संविधान में जो शक्तियां संघ सरकार को प्रदान की गई हैं उनकी तो सूची दी गई है, उनकी तो गणना की गई है। ठीक है, और उस सूची से आने में वंचित रहे सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यों को प्रदान किया गया है। तो इसको बोलते हैं गणना और अवशेष का सिद्धांत, कि संघ सरकार की शक्तियों और विषयों का संविधान में उल्लेख कर दिया गया है और जिनका उल्लेख नहीं है, जो बच गए, वो सारे विषय जो है वो राज्यों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो संघ सरकार की कौन कौन सी शक्तियां देखिए संविधान के द्वारा। संघ सरकार की शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं संघ सरकार को? संविधान द्वारा संघ सरकार की शक्तियों की गणना की गई है। उसको प्रदत्त शक्तियों में कुछ प्रमुख शक्तियां हैं: करारोपण, राष्ट्रीय साख पर कर्ज लेना, व्यापार नियमन, मुद्रा। उसके पश्चात देखिए वैदेशिक संबंध, सेना, डाक, तार, नवीन राज्य आदि। तो ये सब विषय जो हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को दिया गया है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा निहित शक्तियों का सिद्धांत के द्वारा संघ सरकार को कुछ अन्य विषयों पर भी विधायी और प्रशासनिक शक्ति प्राप्त है, जैसे विद्युत, कृषि आदि। दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निहित शक्तियों के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? निहित शक्तियों का सिद्धांत क्या है? इसका मतलब ये है कि यद्यपि संघ सरकार की शक्तियों की गणना संविधान में कर दी गई है, ठीक है, सूची दे दी गई है कि भाई इन इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस सूची का जो विषय है उस विषय पर अगर आप कानून बनाने जा रहे हो तो उससे रिलेटेड दूसरा जो विषय है उसके ऊपर भी आपको अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वरना आप उस संघ सूची के विषयों पर प्रशासन चलाने का, कानून बनाने का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो संघ सूची के विषयों से जुड़े हुए जो अन्य विषय होते हैं उन पर भी ऑटोमेटिक केंद्र सरकार को, संघ सरकार को कानून बनाने का, प्रशासन चलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो संघ सूची के विषय से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है, और उसके बिना संघ सरकार संघ सूची के विषयों पर प्रशासन नहीं चला सकती, पूरी तरह से कानून निर्माण नहीं कर सकती। तो इसको बोलते हैं निहित शक्तियों का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की वजह से भी वहां पर संघ सरकार की शक्तियों में काफी वृद्धि हो गई है। अब संविधान द्वारा राज्यों की शक्तियां देखिए।
अमेरिकी संविधान में केवल संघ सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और शेष सभी शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई है। तो जो विषय संघ सरकार के को प्रदान किए गए उनका उल्लेख कर दिया गया, बाकी जो बच गए वो किसको अब मिल गए हैं, राज्यों को मिल गए हैं। अगली जो संघीय व्यवस्था की विशेषता है वो है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, देखिए अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। तो दोस्तों अमेरिकी संविधान के द्वारा अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और उस वजह से वहाँ पर प्रत्येक नागरिक को दो प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। एक तो अमेरिका के प्रत्येक नागरिक को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है, दूसरा वो जिस अमेरिका के जिस स्टेट में रहता है, जिस राज्य में रहता है, वहाँ की नागरिकता भी उसको प्रदान की गई है। अगला जो तत्व है संघीय व्यवस्था का अमेरिकी संविधान में वो है द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। देखिए सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और उसमें प्रत्येक छोटे या बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य को सीनेट में अपने 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। तो अमेरिकी जो संविधान है उसकी संघीय व्यवस्था के अंदर क्या तत्व है कि वहाँ पर जो कांग्रेस का द्वितीय सदन है, वहाँ पर व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, उसके 2 सदन हैं सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट जो है वो द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, ठीक है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे अपने राज्यसभा करती है उस प्रकार से। तो वहाँ की जो संघीय व्यवस्था है उसमें क्या किया गया है कि जो अमेरिकी संघ के अंदर शामिल राज्य हैं, 50 राज्य हैं, सभी राज्यों को सीनेट के अंदर द्वितीय सदन के अंदर समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और सभी राज्यों से, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है, सभी राज्यों से बराबर बराबर संख्या में यानी 2-2 प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं सीनेट के अंदर। अपने यहाँ राज्यसभा में इस प्रकार से प्रतिनिधित्व राज्यों को नहीं दिया गया है, अपने यहाँ जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिस वजह से जो राज्य बड़ा है वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जो राज्य छोटा है वहां से कम प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। अगला जो तत्व है राज्यों के पृथक संविधान। देखिए अमेरिका में संघ और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान हैं। इस संदर्भ में शर्त केवल ये है कि वह संविधान संघीय व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और उसमें गणतंत्रीय शासन प्रणाली होनी चाहिए। तो दोस्तों अमेरिकी संविधान के द्वारा अमेरिका के अंदर क्या किया गया है, केंद्र संघ और राज्यों के लिए अलग अलग संविधानों की व्यवस्था की गई है। संघ सरकार का अलग संविधान है जिसके माध्यम से संघ सरकार शासन का संचालन करती है और राज्यों के अपने अलग संविधान है जिसके माध्यम से राज्य सरकारें अपने शासन का संचालन करती हैं। लेकिन संविधान में ये शर्त रखी गई है कि राज्यों के जो संविधान होंगे वो केंद्र सरकार के यानी केंद्र सरकार के संविधान के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, मतलब उसमें ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जो केंद्रीय संविधान के प्रतिकूल हों, ठीक है, पहली बात। तो ये दूसरी बात, उसमें गणतंत्रीय शासन व्यवस्था ही होनी चाहिए। केंद्र के संविधान में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था मतलब देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, तो वही प्रावधान राज्यों के अंदर होना चाहिए। राज्य उसको चेंज करके और दूसरा प्रावधान नहीं कर सकते, ठीक है। अगली जो विशेषता है संघीय व्यवस्था का तत्व जो है संविधान में वो है संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में संविधान संशोधन संबंधी कार्यों में राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। संघ सरकार अपनी इच्छा अनुसार बिना राज्यों की सहमति के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की 2 चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। इन दोनों ही चरणों में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अमेरिकी संघीय व्यवस्था का अगला जो तत्व है वो है कि संविधान संशोधन के अंदर वहाँ पर राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है, यानी वहाँ पर अकेले केंद्र सरकार संविधान में कोई संशोधन और कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। संघ सरकार जो है वो राज्यों की सहमति के बिना संविधान में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। अगर केंद्र सरकार को संविधान संशोधन करना है तो उस पर राज्यों की भी सहमति होनी जरूरी है। तो वहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया के 2 स्टेप है, 2 चरण है। एक तो संविधान संशोधन की प्रस्तावना और दूसरा है प्रस्तावना मतलब प्रस्तुत करना। संविधान संशोधन विधेयक कांग्रेस में प्रस्तुत करना, तो प्रस्तुत करने में भी राज्यों की भूमिका होती है और प्लस उसको पारित करना, उसकी पुष्टि करना, उसके अंदर भी राज्यों की भूमिका होती है। दोनों स्टेप में विधेयक पेश करना है तो भी राज्यों की सहमति चाहिए, विधेयक को पारित करना है तो भी राज्यों की सहमति चाहिए, ठीक है। अगला जो है तत्व है वो है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय।
अमेरिकी संविधान व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों की प्रादेशिक अखंडता को अनुल्लंघनीय बनाया गया है। अर्थात संघ सरकार संघ में नए राज्यों को प्रवेश तो दे सकती है, लेकिन बिना किसी राज्य की सहमति के उसकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो प्रादेशिक अखंडता क्या है? अनुल्लंघनीय, यानी केंद्र सरकार बगैर राज्यों की सहमति के उसकी सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये है कि वो नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकती है। जैसे अपने देश में संसद चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के कुछ इलाकों को अलग करके उसका नए राज्य का निर्माण कर सकती है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में केंद्र सरकार चाहे तो भी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को निकाल कर दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिला करके नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ठीक है, राज्य जो है उसको संघ में प्रवेश देने का अधिकार है, लेकिन किसी नए राज्य का निर्माण करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, ये केंद्र सरकार नहीं कर सकती जब तक वो राज्य सहमत न हो। अब है अमेरिकी संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण के कारण। तो देखिए, आपने देखा कि अमेरिका में यद्यपि संघ शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संघ शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो बराबर की हैसियत रखती हैं। ठीक है, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करती है। संघ की भी वही हैसियत होती है जो राज्यों की हैसियत होती है। लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर वर्तमान के अंदर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा धीरे धीरे शक्तिशाली होती जा रही है, राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वहाँ पर केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, राज्य सरकारों की शक्तियाँ घटती जा रही हैं? पहला कारण है भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। जब संविधान बना था उस समय अमेरिका एक ग्रामीण समाज था। आज भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण अमेरिका एक विकसित राष्ट्र बन गया है। इन परिवर्तनों की वजह से संविधान निर्माण के समय जो तत्व स्थानीय प्रकृति के थे वे आज राष्ट्रीय महत्व के हो गए हैं। इसके अलावा परिवर्तित परिस्थितियों में राज्य सरकारें नागरिकों को इच्छित सेवाएं प्रदान करने में भी सफल नहीं हुई हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा उन कार्यों को अपने हाथ में ले लिया गया है। तो दोस्तों, जब संविधान लागू किया गया था अमेरिका के अंदर, उस समय अमेरिका की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां अलग प्रकार की थी। उस वजह से वहाँ पर राज्यों की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लेकिन आज जो है विश्व की परिस्थितियां बदल गई हैं, अमेरिका की परिस्थितियां बदल गई है, और बदली हुई परिस्थितियों के अंदर जो है वो राज्य सरकारें जो है वो भूमिका अदा नहीं कर पाती हैं जो केंद्र सरकार अदा कर सकती है। बदली हुई परिस्थितियों में केंद्र अपने आप ऑटोमेटिक शक्तिशाली बन गया है। फिर है गृह युद्ध। अगला पॉइंट है गृह युद्ध। 1861 से 1865 तक अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में हबसियों की मुक्ति के प्रश्न पर गृह युद्ध हुआ। इस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। गृह युद्ध की इस घटना ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी संघ का कोई भी राज्य अमेरिका से अलग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, 1861 से 1865 के मध्य अमेरिकी संघ के जो राज्य थे, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य जो थे वहाँ पर हबसी लोग रहते थे, काले लोग रहते थे, और उत्तरी राज्यों में गोरे लोग रहते थे। तो काले और गोरे के भेद को लेकर के गृह युद्ध छिड़ गया था। उस गृह युद्ध के अंदर केंद्र की शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ गई, क्योंकि जब दो बिल्लियाँ लड़ती हैं तो बंदर ऑटोमेटिक फायदा उठा लेता है। वो स्थिति वहाँ पर अमेरिका की हुई। अगला है निहित शक्तियों का सिद्धांत। अमेरिका में निहित शक्तियों के सिद्धांत ने भी संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। संविधान में जो संघ सरकार की शक्तियों की सूची दी गई है वह बहुत संक्षिप्त और सामान्य है। उसमें कई ऐसे विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनके सहयोग के बिना संघ सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में संघ सरकार द्वारा ऐसे विषयों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया है जो संघ सूची में उल्लेखित शक्तियों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जरूरी थे। तो इस वजह से भी केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ गई है। ये पॉइंट अभी पहले समझा दिया मैंने आपको। फिर है न्यायिक निर्णय। देखिए, अमेरिका में केंद्रवाद के विकास में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है। न्यायालय द्वारा संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या इस प्रकार की गई कि उसकी वजह से संघीय सरकार की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अलग अलग मुकदमों की सुनवाई करते हुए जो निर्णय दिए गए थे, उन निर्णयों की वजह से भी केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ी है, क्योंकि जो निर्णय दिए गए थे वो केंद्र सरकार के पक्ष में दिए गए थे। उस वजह से केंद्र की सरकार की शक्तियां ऑटोमेटिक बढ़ गई हैं। अगला पॉइंट है सहायता अनुदान। दोस्तों, जो धन देता है तो देने वाला अपने आप
जो है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, लेने वाले का प्रभाव ऑटोमेटिक घट जाता है। तो अमेरिकी संघ में क्या है कि केंद्र सरकार, संघ सरकार राज्यों को विकास के लिए, योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गए, जब अनुदान लेंगे, धन, जब आर्थिक सहायता राज्य केंद्र से लेंगे तो ऑटोमेटिक वो कमजोरी होंगे और राज्य, केंद्र सरकार ऑटोमेटिक शक्तिशाली होगी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। दोस्तों आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका की क्या स्थिति थी, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका की क्या स्थिति थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध काल में और शीत युद्ध के बाद आज अमेरिका की क्या स्थिति है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो बदलती रहती है और बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर तो केंद्र सरकार ही पावरफुल होगी, राज्य सरकारें थोड़ी युद्ध लड़ेंगी या युद्ध के बारे में डिसीजन लेंगी, वो तो राष्ट्रपति लेगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भी राष्ट्रपति पावरफुल बनेगा। शीत युद्ध काल के अंदर भी जो है साम्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में केंद्र सरकार ही पावरफुल बनेगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदली, इन परिस्थितियों की वजह से केंद्र सरकार की शक्तियां ऑटोमेटिक बढ़ गई, राष्ट्रपति की शक्तियां ऑटोमेटिक बढ़ गई और राज्य की भूमिका ऑटोमेटिक कम हो गई। फिर है वैज्ञानिक खोजें। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार से दो गुटों के अंदर दुनिया बट गई थी और दोनों के बीच में कंपटीशन प्रारंभ हो गया था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट के बीच में, जिस प्रकार से हथियारों की होड़ को लेकर के, अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर के, वैज्ञानिक खोजों को लेकर के कंपटीशन प्रारंभ हो गया था, उस कंपटीशन, उस साम्यवादी गुट के कंपटीशन को टक्कर देने में केंद्र सरकार ही सक्षम थी, राष्ट्रपति सक्षम था, राज्य सरकारें जो है वो भूमिका नहीं निभा सकती थी। तो साम्यवादी गुट को टक्कर देने में, चाहे हथियारों का निर्माण करना हो, चाहे नई नई मिसाइलें, टेक्नोलॉजी बनानी हो, चाहे नए नए अंतरिक्ष के अंदर यान भेजने हो, ठीक है, उपग्रह भेजने हो, जो भी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में खोजें हुई, वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई, जिसके वजह से केंद्र सरकार की ऑटोमेटिक शक्तियाँ बढ़ गई। फिर है केंद्र के प्रति जनता का परिवर्तित दृष्टिकोण। तो दोस्तों जिस वक्त अमेरिकी संविधान लागू हुआ था उस वक्त लोगों की जो भावनाएं थी, फीलिंग्स जो थी, वो राज्यों के साथ जुड़ी हुई थी, इस वजह से वो राज्यों को ज़्यादा महत्व देते थे। संघ तो बना ही था, इस वजह से संघ के साथ में उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई नहीं थी तो वो उसको कम महत्व देते थे। लेकिन जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बदली, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ बदली, माहौल बदला, वैसे वैसे अब लोगों का जुड़ाव जो था वो केंद्र सरकार की तरफ होने लग गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही मुसीबत के समय देशों की सहायता की थी। जब दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आई थी 1929-30 में, उस मंदी से उभारने में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। द्वितीय विश्व युद्ध से केंद्र अमेरिका को बचाने में, अमेरिका दुश्मन राष्ट्रों से अमेरिका की सुरक्षा करने में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शीत युद्ध काल के अंदर साम्यवादी गुट से अमेरिका को बचाने में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन वजहों से जनता जो पहले राज्यों को ज़्यादा महत्व देती थी, अब वो केंद्र को ज़्यादा महत्व देने लग गई, उसके साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ने लग गई, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ गई और राज्य सरकारों की शक्तियाँ ऑटोमेटिक कम हो गई। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके पास में पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।